subscribe our channel and press the bell icon and never वीडियो है इसमें हम क्लास 10th के 7th चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी का मतलब होता है एकता और इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति की क्या एकता है उसके बारे में हुमायूं कबीर हमें बताने वाले हैं अपने लेक्चर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं कबीर वॉज ए फेमस पोइट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड रिनोन पॉलिटिकल थिंकर। तो हुमायूं कबीर जो थे ना वो एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और साथ ही साथ जाने माने मशहूर राजनीतिक विचारक थे। ही वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर ड्यूरिंग नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप। यानी कि जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में वो जो हुमायूं कबीर थे ना वो साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर थे। यानी कि वो एक वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मामले में कैबिनेट मिनिस्टर थे। कौन? हुमायूं कबीर। एन एक्सफोर्ड प्रोडक्ट, ही हैड द प्राउड प्रिविलेज ऑफ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। यानी कि वो ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट थे, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इस वजह से उनको मतलब गर्व था कि वो इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। होता है ना, स्टूडेंट यूनियन बनाया जाता है, तो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन बना था ना उसके लिए, उसके प्रेसिडेंट पद के लिए उनको इलेक्ट किया गया था, है चुना गया था। द प्रेजेंट पीस इज एन एडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर्स लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये एक तरीके से अडेप्ट किया गया है हुमायूं कबीर के लेक्चर से, है ना, जो उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था, वहीं से इसको पीस को लिया गया है, इस रिटन मटेरियल को लिया गया है। द लेक्चर फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज। यानी कि जो लेक्चर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस बात पे फोकस करेगा, यानी कि किस बात पे केंद्रित है? ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब भारत की संस्कृति के ना गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध विरासत पर प्रकाश डालेगा ये चैप्टर जो है। इट प्रिसाइजली रिफ्लेक्ट्स कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। और ये साथ ही साथ अपनी मातृभूमि की महत्ता में, है ना, महत्वता में कबीर के प्रेम और साथ ही साथ, है ना, जो हुमायूं कबीर है ना उनके प्रेम और अपनी आस्था को संचित रूप से प्रतिबिंबित करेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर को। तो लिखा है कि टिल रिसेंटली द आर्यंस वेयर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। यानी कि अभी तक, है ना, अभी तक ये था, हाल तक मतलब कह सकते हैं, अभी तक जो आर्य थे इस देश के सबसे पहले आक्रमणकर्ता समझे जाते थे। जो आर्याज थे ना वही माने जाते थे कि हमारी धरती पे सबसे पहले उन्होंने ही आक्रमण किया था। इट वॉज थॉट दैट दे कम टू ए कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज। मतलब ये माना जाता है कि वे जब कंट्री हमारे देश में आए थे तो हमारा जो देश था वो असभ्य था और बर्बद देश से, मतलब नहीं, इट वॉज थॉट दे केम टू ए कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज, मतलब वो ऐसे देश से आए थे जो कि असभ्य था और बर्बद देश था, ठीक है, and barbarian. But modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. लेकिन मॉडर्न रिसर्च यानी कि आधुनिक जो रिसर्च हुआ है ना, शोध हुआ, उसमें ये साबित हुआ है कि आर्य इस देश में दाखिल होने के पहले भी, मतलब आर्य के आने के पहले, आर्याज के आने के पहले भी यहाँ पर दाखिल होने के पहले भी आक्रमणकारी यहाँ मौजूद थे। पहले से दूसरे इन्वेडर्स थे। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, ठीक है। तो दे हैड इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन हायर देन दैट ऑफ द आर्यन होर्ड्स हु केम इन देयर वेक। तो कहने का मतलब है कि आर्यास के पहले जो लोग आए थे ना, जो आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने मतलब आर्य समूह से भी उच्च सभ्यता विकसित की थी, है ना। यहाँ पे हायर सिविलाइजेशन देन दैट ऑफ आर्यन, जो आर्य जो आए थे ना उनसे भी अच्छी सभ्यता उनके पास थी। किसके पास? जो पहले वाले इन्वेडर्स थे यहाँ पर जो आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि these pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extent and depth. तो ये जो नए वाले आए थे ना, इन पूर्व आर्यन यानी कि प्री आर्यंस, यानी कि जो अभी आर्यंस आए थे उनके पहले जो हम बोल रहे हैं कि पहले जो आक्रमणकारी आए थे, तो उन्होंने अपने से पहले के लोगों को विस्थापित किया, है ना, डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित किया और नई सभ्यता बनाई, है ना, ठीक है। और उस नई सभ्यता बनाई जिसने अपने विस्तार तथा गहराई से आधुनिक विद्वानों को अचंभित किया है ना। एस्टॉनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर्स, अचंभित किया, एस्टॉनिश मतलब अचंभित किया है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द आर्यन इन्वेजन repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new. इन्वेजन का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ कि आक्रमण करना। तो आर्यास के आने की वजह से, है ना, रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन, यानी कि उन्होंने क्या किया ना, उस प्रक्रिया को फिर से दोहराई और पुराने को नए के साथ मिश्रण को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। This continued with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron. देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है वो देख लेते हैं कि सक्सेसिव मतलब लगातार, inroads of fighting races who came to conquer मतलब होता है जीतना, एंड कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है एक तरीके से देगची, है ना, वो हम कहते हैं ना जिसमें चावल बनाया जाता है, एक बर्तन यानी कि देगची, यानी कि गहरा कोई बर्तन। तो क्या यहाँ पे इंडियन रेशियल कॉल्ड्रन का मतलब क्या है कि यहाँ पे खाई है, भारतीय जो रेशियल यानी कि जो जाति वाली जो होती है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी खाई है जात पात की, ऊंच नीच की। तो वही कह रहा है कि इन्होंने जो सक्सेसिव इनरोड रेस यानी कि जो प्रजातियों के लिए लड़ाई होती थी ना, कि लड़ाकू प्रजातियाँ जो विजय के लिए आई, किंतु भारतीय प्रजाति देगची में खो कर रह गए, उनके घुसपैठ जारी रहा। मतलब वो लोग आए थे जीतने के लिए, लेकिन वो लोग जो थे ना, यहाँ की जो ऊंच नीच वाली जो प्रजातियों का मामला पहले से ही लड़ाई का चलते रहता था, प्रजातीय देगची हमारी जो भारत की थी उसी में वो खो के रह गए, ठीक है। अब दे रहा है कि द ग्रीक इन्वेडर्स वे आर फॉलोड बाई शक बोल देंगे, शक एंड हुन, ये प्रजाति का नाम है। तो द ग्रीक इन्वेडर वेयर फॉलोड बाई शक एंड हुन एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। नेमलेस मतलब बिना नाम के, अनाम, ट्राइब्स मतलब प्रजातियाँ। कहने का मतलब है कि ग्रीक आक्रमणकर्ताओं, है ना, ग्रीक आक्रमणकर्ताओं शक और हुन्स एंड 100 ऑफ अदर नेमलेस ट्राइब, मतलब सैकड़ों अनाम प्रजातियों से पछाड़ दिए गए। कौन? जो ग्रीक इन्वेडर्स थे ना, इनको ये जो प्रजातियाँ थी शक और हुन और बहुत सारे अलग अलग प्रजातियाँ, इन्होंने ग्रीक प्रजाति के जो आए थे लोग आक्रमण करने, उनको पछाड़ दिया। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स मतलब विजेता। तो सभी जीत गए, जो भी ग्रीक के अलावा जो थे लोग सभी जीत गए, ग्रीक पर जीत हासिल कर ली। बट वेर सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ द वैंक्विस्ट। वैंक्विस्ट का मतलब होता है कि आप जीत लिया जाना, है ना। तो कहा जा रहा है कि वे लोग तो जीत गए, शक और हुन्स ग्रीक पे जीत गए, लेकिन जल्द ही सून, है ना, एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ वैंक्विस्ट, सून जल्द ही वो भी किसी के द्वारा जीत लिए गए, ठीक है, उन पे भी किसी का शासन होने लगा। टुडे वॉट एवर इज इंडियन, वेदर इट बी एन आइडिया, अ वर्ड, अ फॉर्म ऑफ आर्ट, a political institution or a social custom is a blend of many different strains and elements। यानी कि आज की बात करें तो आज जो भी भारतीय है, जहाँ चाहे यह एक विचार है, चाहे एक शब्द है, चाहे एक कला का कोई भी रूप है, कोई राजनीतिक संस्था है या फिर कोई सामाजिक प्रथा है, अनेक भिन्न भिन्न शक्तियों और तत्वों का ये हमारा देश मिश्रण है, ठीक है। In spite of this derivation from many sources and the consequent varieties of forms and types, we find a remarkable unity of spirit informing Indian culture throughout the ages। मतलब in spite of, इसका मतलब होता है
के बावजूद, यानी कि कहने का मतलब है कि अनेक स्रोतों और रूपों और प्रकारों के परिणत विविधता से प्राप्त परिणामों, कंसिक्वेंट मतलब यहाँ पे है ना, मेनी सोर्सेज एंड कंसिक्वेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप वी फाइंड रिमार्केबल यूनिटी ऑफ स्पिरिट, यानी कहने का मतलब है बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से हमने बहुत सारे परिणाम भुगते हैं, है ना, सभी युगों में। उसके बावजूद भी हमें क्या हुआ है कि सभी युगों में वी फाइंड ए रिमार्केबल यूनिटी, कि सभी युगों में हमें क्या मिला है कि खास एकता पाई है सभी लोगों ने। जो भी हमारे यहाँ आक्रमण करने आते थे वो देखते थे कि यहाँ देश में बहुत ज़्यादा अखंड एकता है, तो इस वजह से क्या होता था, वो हमेशा अपने मुंह की खा पड़ते थे जो भी हम पे जीतने आते थे, ठीक है। तो इनफैक्ट इट इज़ दिस अंडरलाइंग यूनिटी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। कहने का मतलब है कि यही जो हमारी एकता है ना, इसी के वजह से, है ना, रिमार्केबल, ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक तरीके से कह सकते हैं प्रमुख गुणों में से एक है। क्या कि भारतीय सब हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी एकता, ठीक है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन कैन बी ए कंपैरिजन विद द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आप कह सकते हैं कि भूमि के मामले में, और इन वॉल्यूम मतलब होगा मात्रा, वॉल्यूम का मतलब हो गया मात्रा, एंड ड्यूरेशन मतलब समय। तो मात्रा और अवधि में कोई सभ्यता भारत की सभ्यता के साथ तुलना का वहन नहीं कर सकता है। मतलब भारत सबसे बड़ा अखंड भारत कहा जाता है इसलिए ना, तो इसकी तुलना नहीं की जाती है मात्रा और अवधि में कोई सभ्यता के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड अब फिर आगे बात की गई है कि इसमें चाइना की बात की जा रही है ना, कि संभवतः चीन के अपवाद के साथ है। मतलब चाइना भी एक ऐसा है जो अपने पहले के कल्चर को बहुत अब फॉलो करता है अभी भी। द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपल, द वैरायटी ऑफ द रेसेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर। कहने का मतलब है जो ज़मीन का, भूभाग का जो एरिया है ना, द नंबर ऑफ द पीपल, यहाँ की जब पॉपुलेशन है इंडिया की, जो जनसंख्या जो है, द वैरायटी ऑफ द रेसेस, यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो प्रजाति के लोग रहते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द इंडिया हिस्ट्री, और जो हमारे इतिहास की जो लंबाई है ना, मुश्किल से कहीं और किसी देश में दोहराए गए होंगे, है ना। हार्डली रिपीटेड, हार्डली मतलब मुश्किल से। द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग, और साथ ही साथ जो हमारी देश की, है ना, महत्वता है, महत्ता बोलते हैं, वाइटलिटी मतलब महत्ता, तो हमारे देश की जो महत्ता भी है ना, उसी तरीके से कहीं और दोहराई नहीं जा सकती है। इन स्पाइट ऑफ 1000 विसिसिट्यूड्स, है ना, विसिसिट्यूड्स, इसका मतलब होता है कि विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है आपका विभिन्नता, है ना, या फिर परिवर्तन भी बोल सकते हैं आप। तो इन स्पाइट ऑफ 1000 विसिट्यूड इट हैज सर्वाइव टू द मॉडर्न डे, मतलब इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी आज के आधुनिक युग तक ये हमारी जो एकता है हमारे देश की, वो अभी भी जीवित है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ ए सेंस ऑफ ए इंडियननेस which imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life the many strands of different texture, color and quality which have entered here। कहने का मतलब है कि इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद, है ना, हमारे देश में एकता अभी भी कायम है, और साथ ही साथ दिस हैज़ बीन पॉसिबली ओनली ऑन अकाउंट ऑफ ए सेंस ऑफ इंडियननेस। इंडियननेस का मतलब होता है भारतीयता, यानी कि प्राचीन दुनिया में मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब किसकी वजह से है, आपकी एकता की वजह से। और वही बोला जा रहा है कि भारतीयता जो है ना, उसकी वजह से हमें एकता प्राप्त होती है हर डाइवर्सिटी में, यानी कि हर अखंडता में, है ना, हर अनेकता वाली चीज़ जो होती है उसमें भी हम क्या देखते हैं कि हमें एकता है हमारे देश में। एंड वोव इनटू वन फैब्रिक, वो मतलब बुनना, है ना, एक ही फैब्रिक में हमारे देश की अलग अलग तरीके की जो बनावट वाली चीज़ें हैं, हमारे देश में अलग अलग
रंग भेद के जो लोग रहते हैं, अलग अलग क्वालिटी के साथ जो लोग रहते हैं, वो सभी एक ही कपड़े में बुने हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप कि आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कितनी भी चीज़ अलग है ना, बहुत सारी चीज़ों में विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में एकता कायम है ना। द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो प्राचीन दुनिया है ना, उसने अनेक देशों में सुंदर सुंदर फूल बिखेरे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना। लेकिन इंडिया और चाइना अपवाद में है, यहाँ पे नहीं बिखेर पाया उसने। यानी कहने का मतलब है अलग अलग देशों में जो वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें यूटिलाइज होती है, लोग दूसरे देशों की चीज़ों को फॉलो करते हैं, इंडिया में वैसा बहुत कम है और चाइना में भी कम है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल डेड एंड गोन। क्योंकि जो भारत और चीन को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वे सभी मृत और गुजरे हुए हैं। यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादा वहाँ की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों की। इट इज़ ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना। बस इंडिया में ऐसी बात है और चाइना में कुछ हद तक, दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज बट नेवर ग्रोन और चेंज एट द एक्सपेंस ऑफ एन अंडरलाइंग यूनिटी। कहने का मतलब है कि इंडिया और कुछ हद तक चाइना में ना पुरानी जो सभ्यताएं हैं उसको बहुत फॉलो किया जाता है, एंड हैव ग्रोन एंड चेंज बट मतलब थोड़ा चेंज भी हुआ है इसमें, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमारे जो पहले की सभ्यता है उसमें संस्कृति जो पैदा हुई उसमें थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है, किंतु अंतर्हित एकता के मूल्य पर नहीं, है ना। एकता के बिहाफ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। दिस हैज़ बीन पॉसिबली ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड बाय इंडियन सोसाइटी। कहने का मतलब है कि यह मात्र भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित पुनः समायोजन की क्षमता से संभव हो पाया है। क्योंकि भारत में जो है वो हम मतलब भारतीय समाज जो है ना वो पुनः समायोजन की क्षमता है यहाँ पे देश में, इस वजह से हमारे देश में क्या है, अभी भी एकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टोलरेशन, है ना, टोलरेशन दैट हैज़ कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस। कहने का मतलब है कि इस सामंजस्य का एक आधार सहानुभूति में पाया जाता है ना, ठीक है, जिससे युगों युगों से भारतीय इतिहास को चरित्रगत किया जा रहा है। ठीक है, लाइव एंड लेट लिव, कहने का मतलब है क्या, जियो और जीने दो। इसी वजह से हमारे देश में अभी तक इतनी एकता है। हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियन इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ। ये जो जियो और जीनो देने की जो हमारे देश में प्रवृत्ति चलती है, तो ये हर सभी स्तरों पे भारतीयों के लिए एक नीति रही है। Sometimes this has been carried so far that contrary, if not contradictory, attitudes have been allowed to survive simultaneously। यानी कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि यह इतनी दूर तक ढोया जाता है, यानी कि जो ये जियो और जीनो देने की जो चाह है ये इतनी दूर तक ढोया जाता है कि विरोधाभासी नहीं तो विरोधी प्रवृत्ति एक ही समय अस्तित्व में रहने के लिए स्वीकृत होती है। यानी कि ना तो विरोधाभास से ये चीज़ मतलब आप कम कर पाते हैं, इसकी जो चाह है हमारे देश की कि जियो और जीने देने वाली, ज़्यादा विरोधाभास होता है तब भी हम ये जो आपका लाइन है वो हम फॉलो ही करते हैं। तो टोलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवेंट इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि सहानुभूति, है ना, सहानुभूति, टोलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस, सहानुभूति ने नागरिक के कष्ट और जीवन के मूल्य की तटस्थता, है ना, तटस्थता तक बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो मतलब टोलरेशन का मतलब एक तरीके से होता है कि आप कितना टोलरेट कर पा रहे हैं, है ना, कितनी सहिष्णुता है आप में, कितना सह सकते हैं। तो इसी के वजह से जो है ना हमारे देश में यूनिटी अभी तक है कि अभी तक हम क्या कहते हैं, कितनी भी इंडिफरेंस होती है, जीवन के उतार चढ़ाव कितने भी होते हैं, फिर भी हम यही लाइन लेके चलते हैं कि जियो और जीने दो। दिस हाउएवर इज एट वॉज द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। हालांकि ये सद्गुण जो हमारे यहाँ ये सद्गुण कहलाता है ना कि यूनिटी हम रखते हैं अभी भी, तो हालांकि ये सद्गुण जो है
मतलब एक दोष की तरह हमारे तरह है एक तरीके से, है ना। हालांकि ये सद्गुण का सर्वाधिक दोष है। सच, अब लिख रहा है, सच टॉलरेंस इज परहैप्स प्रेफरेबल टू द फेनेटिक डिवोशन which leads to the denial and persecution of all other values but its own। मतलब ऐसी सहानुभूति संभवतः उन्मादी भक्ति के लिए वरेण्य है जो स्वयं को छोड़कर, है ना, अन्य सभी मूल्यों की अस्वीकृत और दमन पर जोर डालते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन, है ना, हिस्ट्री वी देयरफॉर फाइंड ए स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी which informs the diverse expression of its life, but the unity was never a dead uniformity, a living unity never is। कहने का मतलब है कि भारतीय इतिहास के संपूर्ण परिवर्तन में हम लोग इसलिए एक अंतर्हित एकता की भावना पाते हैं ना, क्योंकि जो इसके जीवन के विविध भावों को सूचित करता है, किंतु एकता कभी मृत एकरूपता नहीं थी कभी। जीवित एकता कभी नहीं मरती है। कहने का मतलब है कि लिविंग यूनिटी नेवर इज, माने कभी भी मरती नहीं है। यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, है ना। कहने का मतलब है कि एकता और जो सार्वजनीनता है किसी संस्कृति के साथ होना चाहिए जो सत्य और महत्वपूर्ण है। नाउ कल्चर इज ए कॉन्सेप्ट which cannot be simply or unitarily defined। कहने का मतलब है कि जो संस्कृति जो है ना, ऐसी धारणा है जो सरलता से या फिर एकात्मकता से परिभाषित नहीं हो सकती है। There is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture। मतलब ऐसी कोई विशेषता या फिर कोई चिन्ह नहीं है जो संस्कृति के सार या फिर खास गुण के रूप में माना जा सके। It is always a complex of many strands of varying importance and vitality। यानी कि यह भिन्नतापूर्ण महत्व और महत्ता के अनेक धागों का एक तरीके से मिश्रण है। If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, which makes civil society possible, culture on the other hand is the resultant of such organization and expresses itself through language and art, through philosophy and religion, through social habits and customs, and through political institution and economic organization। अब यहाँ पर ना ये दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अगर हम प्रयास करें कि कल्चर और सिविलाइजेशन यानी कि संस्कृति और सभ्यता को, जो लाइफ की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इसमें भिन्नता कैसे पता कर सकते हैं, तो कहा जा रहा है कि which makes civil society possible, culture on the other hand, है ना, is the resultant of such organization expresses। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संस्कृति जो है ऐसे संगठन का परिणाम है और स्वयं को भाषा और कला के द्वारा, है ना, कला के द्वारा बांटा जा रहा है कि दर्शन और धर्म के द्वारा फिर आपका है कि सामाजिक आदतों और प्रथाओं के द्वारा और राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक संगठनों के द्वारा व्यक्त करती है। मतलब बताया जा रहा है कि जो आपकी सांप्रदायिकता है या फिर आपकी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नोट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर। कहने का मतलब है कि उनमें कोई अलग से संस्कृति नहीं है, किंतु सामूहिक रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति बनाते हैं जिसे हम संस्कृति के रूप में बखान कर रहे हैं। कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि जो कल्चर है, यानी कि जो संस्कृति है ना, उसको बोलते हैं फूलना खिलना। इसको एफ्लोरेसेंस मतलब फूलना खिलना। तो कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि जो संस्कृति है सभ्यता का स्फुटन है, यानी कि खिलना है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ ए कल्चर। मतलब ये कह रहा सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जो है वो क्या करती है, तो सभ्यता जो है ना
वो समाज का संगठन है जो संस्कृति की दशा बनाती है ना। देयर कैन देयर फॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है कि बिना सभ्यता के कोई भी संस्कृति नहीं बनाई जाती है। बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर। बल्कि मतलब लेकिन कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जिन्होंने अपनी कल्चर यानी अपनी संस्कृति अभी तक नहीं बनाई है। Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture। यानी कि देखा जाए तो प्रायः ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि there are civilized people among whom मतलब कुछ सभ्य लोग हैं जिसके में कुछ स्मॉल सेक्शन, कुछ हिस्सों के जो लोग हैं उन्होंने कल्चर को अचीव कर लिया है। मतलब कम ही लोग हैं, कुछ सभी लोगों में से कम ही लोग जो हैं वो उन्होंने संस्कृति को धारण किया है। We have therefore had and still have races and nations that are civilized। और we have, but except for India we have not yet any nation or race that could be regarded as cultured in all its sections and classes। For here in India culture is almost as extensive as civilization। मतलब कहा जा रहा है कि हमारे देश के जैसा कोई भी जो रेशेस एंड नेशन यानी कि कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो कि इतना सभ्य माना जाता है। ठीक है, वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन और रेस दैट कुड बी रिगार्डेड एज कल्चर। जितनी संस्कृति हमारे यहाँ फॉलो की जाती है उतना कोई और देश में भी नहीं किया जाता है। हर पहलू में देखा जाए ना तब भी हमारा देश जो है सब चीज़ में आगे है। मतलब सभ्यताओं को लेकर, संस्कृति को लेकर सब में आगे है। फॉर हियर इन इंडिया कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन। यानी कि भारत में जो है संस्कृति ही लगभग सभ्यता की तरह ही विस्तृत है। अब पढ़ते हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। यानी कि जो यूरोपीय देशों का अनुभव हमें बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता की स्थिति बताता है ना। इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेज इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी एंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो एक अगर नॉर्मल टूरिस्ट भी आता है ना तो वो ये देख के डिफ्रेंशिएट करके बता सकता है कि जो मासेज यानी कि जो लोग हैं या फिर वर्ग हैं उनके बीच डिफ्रेंशिएट करके आप ये बता नहीं सकते कि यहाँ पे अखंडता है, मतलब यहाँ पे यूनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप ये भी कर सकते हैं एंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। और ना ही आप गुणवत्ता का नहीं और ना ही सूचना और अवसर के स्तर पर भी आप स्पष्ट नहीं कर सकते इस बात को कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है। इट इज़ ऑफन अदरवाइज इन यूरोप there the difference in quality between the masses and the classes is at times so great that it has shaken the faith of the most fervent of democrats। मतलब अभी इसको कंपेयर करके बताया जा रहा है कि यूरोप में देखा जाए तो इतना मतलब उनके बीच में अंतर था ना, जन सामान्य और वर्गों के बीच गुणवत्ता में इतनी अंतर थी कि उसने सर्वाधिक उत्साही लोकतंत्रवादियों के विश्वास को भी हिला दिया था, है ना। तो एक तरीके से हर चीज़ में आप देख रहे हैं, हर एस्पेक्ट्स में, हर पहलू में भारत की जो एकता है वो हमेशा जीत हासिल कर रही है। द रिमार्केबल फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। कहने का मतलब है कि जो विशिष्ट घटना मात्र भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता की शर्त पर बताई जा सकती है ना, कि कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है ना उसके तर्ज पे हम बोल सकते हैं कि हमारा देश कितना मतलब यूनिटी भरा हुआ है। यूनिटी इज़ इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर, हर एक संस्कृति की जो आप लक्षण देखना चाहते हैं वो आपको किससे दिख सकती है, यूनिटी में ही।
है ना, एकता में। What स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी, है ना, कि जो वर्ड स्पेशली डिस्टिंग्विशेस मतलब होता है पहचान करना। तो ये कह रहा है कि मतलब आप किस तरीके से भारत के कल्चर यानी कि संस्कृति को पहचान सकते हैं, तो वो है अनब्रोकन कंटिन्यूटी, यानी कि अटूट निरंतरता, है ना। हियर देयर हैव बीन नो वायलेंट और सडन ब्रेक्स बट ऑन द कॉन्ट्ररी a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ना कि कोई प्रचंड या फिर आकस्मिक विखंडन तो नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृति का सतत विकास जरूर हुआ है, उसका विस्तार जरूर हुआ है, जिसके वजह से समाज के हर एक वर्ग में ना, हर एक वर्ग और हर एक खंड का क्रम से मतलब सेक्शन वाइज फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करता हूँ मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।